वेलकम हमने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत को, जिसके अंदर हमने उसकी जो 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था और स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, शमसुद्दीन अल-तुतमिश और रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत के जो टोटल रूलर थे वो ये हैं। हम जो मोस्ट एफिशिएंट जो रूलर हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो अल-तुतमिश की वफात के बाद रजिया सुल्ताना बनी थी। फिर रजिया सुल्ताना को उसके भाई ने कत्ल करवा दिया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद गियासुद्दीन बलबन एक सलेब थे, परचेज बाय अल-तुतमिश ने इसको परचेज किया और उसके बाद इन्हीं के घर में पढ़ा बड़ा। और ये बहुत ही एफिशिएंट था और ज़हीन आदमी था, जिसकी वजह से इसको जल्द अज जल्द रैंक्स मिलना शुरू हो गए और ये जहाँ तक पहुँच गए। नासिरुद्दीन महमूद का ये वजीर रह चुका था। नासिरुद्दीन महमूद जो थे ये फिलॉसफी के अंदर इनकी तवज्जो जो थी वो ज़्यादा थी। क्योंकि ये एफिशिएंट इतने थे नहीं, तो गियासुद्दीन बलबन ने इनको डिथ्रोन किया है। साम हिस्टोरियन लिखते हैं कि गियासुद्दीन बलबन ने उसको मारा नहीं, बल्कि उसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद गियासुद्दीन बलबन ने तख्त संभाला। तो ये स्लेव थे। फिर ये तब इन्होंने हुक्मरानी की 1216 to 1287 तक। ये बहुत ही एफिशिएंट थे। इनके दौर से पहले रजिया सुल्ताना के बाद मंगोल इन्वेजन, उन्होंने लाहौर के ऊपर भी कहा जाता है कि कब्जा किया था, लेकिन इन्होंने बहुत कंट्रोल किया और वापस उनको अपनी लिमिट तक महदूद करके रख दिया। तो इनका जो मेन काम है वो ये है कि रिमूव चलगानी सिस्टम चलीसा, वो जो 40 नोबल्स हुआ करते थे टर्किश, जो कि हर फैसले के अंदर उनका अमल दखल हुआ करता था। रजिया सुल्ताना की डेथ के बाद ये मोर पावरफुल हो चुके थे और जो रूलर होता था वो नाम का रूलर होता था। मेन रोल इन 40 जो नोबल्स हुआ करते थे इनका हुआ करता था। इन्होंने उसको ख़त्म किया और ये ऐसे समझ लें ये तो एक डेमोक्रेटिक ही टर्म की तरह था कि 40 रूलर मिलकर 40 जो नोबल्स थे वो मिलकर एक फैसला दिया करते थे, वो फिर रूलर उसको मान लिया करता था। लेकिन उन्होंने डिक्टेटरशिप की तरह रन करने की कोशिश की गवर्नमेंट को और वो कामयाब भी हो गए। इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज कर दिया। इससे पहले मिलिट्री को लैंड ग्रांट की जाती थी, जो कि उनको सैलरी के तौर पर या वैसे उनको एक तोहफतन दे दी जाती थी, या कुछ को इसलिए दी जाती थी कि उनसे बाद में खराज वगैरह जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे वो गवर्नमेंट के कामों में आता था। तो मिलिट्री को जो लैंड ग्रांट की जाती थी उसको उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंदर ख़त्म कर दिया। दूसरा जो इन्होंने अहम काम किया, उन्होंने मिलिट्री डिपार्ट को फिनांस डिपार्ट से अलहदा कर दिया। दीवान वजारत को दीवान अर्जी से अलहदा कर दिया। दीवान अर्जी मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहते थे और दीवान वजारत फिनांस डिपार्टमेंट को, इन दोनों को अलहदा कर दिया। और ये स्लेव डायनेस्टी के और सब कॉन्टिनेंट के सबसे पहले रूलर हैं जिन्होंने खुद को डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ज़िल-ए-इलाही। तो इनके दरबार के अंदर इनको जो पुकारा जाता था, जी हुजूर, जी ज़िल-ए-इलाही, इस तरह के नामों से। ज़िल-ए-इलाही का मतलब होता है कि शैडो ऑफ गॉड। जिस तरह हमने पढ़ते हैं कि ग्रीक के अंदर भी जो होते थे हुक्मरान, वो भी इस तरह से खुद को खुदा का साया या खुदा तस्वर कर लिया करते थे और लोग उनको सजदा किया करते थे। उन्होंने सेम रिवायत अपनाते हुए पैबस, किसिंग ऑफ सुल्तान फीट्स एंड प्रोटेस्टेंट, सजदा, सुल्तान को सजदा किया जाए, सुल्तान के पाँव चूमे जाएं, ये इनके दौर में हुआ। लोग जितने भी थे वो सुल्तान से बहुत डरते थे। जो खराज था, जो टैक्स था, उन्हें कहा जाता है कि 50% जो था वो लैंड से लिया करते थे। जो लैंड लोगों को दी हुई थी गवर्नमेंट की 50% दे दिया करते थे। तो ये जो होता था बोझ होता था उन किसानों के ऊपर, आवाम के ऊपर। हाई टैक्सेस से कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि वो गवर्नमेंट को रन कर रहे थे एज ए डिक्टेटरशिप। तो उसके बाद इसके देखते हैं लिटरेचर के हवाले से उन्होंने क्या काम किया। लिटरेचर के हवाले से पर्शियन लिटरेचर के अंदर इनका इंटरेस्ट था और इन्होंने पर्शियन के बारे में ही जो पोएट थे उनकी सरपरस्ती की, जिसमें से अहम जो नाम है वो आमिर खुसरू है। आमिर खुसरू इन्हीं के दरबार में पला बड़ा और ये उस दौर का बहुत बेहतरीन पोएट है। मंगोलियन इन्वेजन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया
कि मंगोल रजिया सुल्ताना के बाद डेथ के बाद मंगोलों ने लाहौर के ऊपर भी कब्जा किया, या रजिया सुल्ताना के दौर के अंदर भी उन्होंने इन्वेजन करते रहे, क्योंकि वो जो एक सल्तनत थी वो स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी। अनस्टेबल जहाँ पर भी होती है वहाँ पर फिर जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं वो ज़्यादातर आते रहते हैं। लास्ट को जो इसका पॉइंट है वो स्पै सिस्टम था, चेक सिस्टम ऑफ चेक इन्होंने रखा हुआ था कि नोबल के ऊपर भी चेक्स होना चाहिए, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी उनके ऊपर भी जो एक चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम होता था उस तरह का रख दिया ताकि इनकी जो कारकर्दगी है उसको चेक किया जा सके। और सब कुछ जितना कुछ भी था ये सल्तनत को मजबूत करने के लिए किया जाता था। वो एक वन मैन शो की तरह काम कर रहे थे, और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी के जो पावरफुल अल्तुतमिश के बाद जो सबसे पावरफुल थे वो गियासुद्दीन बलबन थे। तो इनकी डेथ हुई 1287 के अंदर। 21 ईयर इन्होंने रूल किया। 1287 के अंदर इनकी डेथ के बाद इनका जो ग्रैंड सन थे कैकबाद, उन्होंने सल्तनत की बागडोर संभाली, लेकिन कैमूर जो कि उनका बेटा था उसने बाप को कत्ल करके खुद सल्तनत संभाल ली। उन्होंने ही assumed himself as जलालुद्दीन खिलजी, और इसके बाद 1290 के अंदर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक हमारी जो थी ये स्लेव डायनेस्टी एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि खिलजी डायनेस्टी इसके कौन कौन से रूलर थे और उनके क्या क्या जो अहम काम थे उनके बारे में पढ़ेंगे।